हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एकेटीयू के सिलेबस का ही पार्ट है, यूनिट 4 का, सिंक्रोनस मशीन का, जिसमें बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन है। एक तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो हम 3 फेज सिंक्रोनस मशीन देखने जा रहे हैं। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिंक्रोनस अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर भी आता है और सिंक्रोनस मोटर भी आता है। यानी मैं अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करूं, ठीक है, तो सिंक्रोनस मशीन में आपका सिंक्रोनस अल्टरनेटर जो किसी भी पावर सेक्टर में, अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की या फिर किसी पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर प्लांट की, वहां पे सिंक्रोनस अल्टरनेटर एज अ मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो बेसिक आपका है यहाँ पे केवल और केवल हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर देखने जा रहे हैं, उसके बाद अल्टरनेटर या जनरेटर दोनों चीजें हम बोलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर का। क्लियर? ठीक है, या फिर जनरेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, वो सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है। ये चीज हमें क्लियर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये आपका स्टेटर का पार्ट है जिसमें 3 फेज कनेक्शन होगा। ये 3 फेज मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपका, बस बैलेंस दिखने के लिए। ठीक है, ये आपका ए, बी एंड सी, और ये इसके रिटर्न पाथ, ए का रिटर्न पाथ ए डैश, क्लियर, बी का रिटर्न पाथ बी डैश एंड सी का रिटर्न पाथ सी डैश। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ये आपका स्टेटर साइड हो गया। इस स्टेटर साइड पे हम क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे इसको। क्लियर? ठीक है, हमने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे दी। ये 3 फेज सप्लाई आपने दे दी। ठीक है, अगर एज अ मोटर वर्क करेंगे तो ये 3 फेज सप्लाई एज अ इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देंगे। अगर यही एज अ जनरेटर यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 फेज सप्लाई, मतलब 3 फेज पावर आपका जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर। क्लियर? ठीक है, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, ये एक अल्टरनेटर है। तो अल्टरनेटर केस में क्या होना चाहिए कि आप कभी भी अगर थ्योरी पार्ट लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंक्रोनिज्म आपका स्टेटर और रोटर साइड क्या होना चाहिए, सिंक्रोनिज्म होना चाहिए। सिंक्रोनिज्म का सिंपल सा लॉजिक है कि मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाना चाहिए, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग। क्लियर? अगर मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटर जो सिंक्रोनस स्पीड से, एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो शाफ्ट होगा, शाफ्ट के थ्रू हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि इसे हमें प्राइम मूवर की हेल्प से, क्लियर, प्राइम मूवर की हेल्प से हमें क्या कराना है, इसको सिंक्रोनस स्पीड से रन कराना। क्लियर? हमें क्या कराना है, इसको सिंक्रोनस स्पीड से रन कराना। और हमें पता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है एनएस, ये क्या होती है, 120 F/P। तो आप इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा P इंटू NS/120। यानी हम इतने स्पीड के साथ रोटर को रोटेट कराएं कि आपका जो स्पीड है वो इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी हो जाए। क्लियर? यानी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी एज आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ के बराबर होगी। क्लियर? ये एक लोड से कनेक्टेड है, तो यहां पे मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग का फिनोमिना आता है। क्लियर? तो मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग का फिनोमिना सिंपल सा यही है कि आपका जो स्टेटर है वो रोटर के साथ इंटरलॉक हो जाए। क्लियर? जिसकी वजह से आप जो स्पीड अल्टरनेटर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्पीड उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को भी जनरेट कर दे, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दे। क्लियर? ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे कहानी लिखेंगे तो कहानी क्या लिखेंगे कि रोटेट द रोटर
विथ सिंक्रोनस स्पीड। किससे हम रोटेट कराएंगे? सिंक्रोनस स्पीड से। क्लियर? यानी हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, आपने क्या किया? मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड कर दिया। क्लियर? अब ये जो आपका रोटर का स्पीड है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि डीसी मशीन में क्या था हमारा, डीसी मशीन में जो आपका आर्मेचर साइड था वो रोटर के साइड था, जबकि फील्ड वाइंडिंग स्टेटर साइड थी। जबकि सिंक्रोनस मशीन में ठीक अपोजिट होता है। यानी सिंक्रोनस मशीन भी एक डबली एक्साइटेड मशीन है। सिंक्रोनस मशीन भी क्या है? एक डबली एक्साइटेड मशीन है। क्लियर? लेकिन यहां पे जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का सेक्शन है वो ठीक अपोजिट होता है विद रिस्पेक्ट टू द डीसी मशीन। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होगा? नॉन मूविंग पार्ट की तरफ, यानी स्टेटर पे। और आपका फील्ड वाइंडिंग जो होगा वो मूविंग पार्ट की तरफ होगा, यानी रोटर पे। क्लियर? और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज डीसी एक्साइटेड। आपको जो एसी पावर मिलेगी वो आर्मेचर पे मिलेगी। क्लियर? यानी यहाँ पे जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग होगा, और ये डीसी एक्साइटेड है। और डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के बाद हमने क्या किया? हमने किया कि रोटर को रोटेट कराया विद द सिंक्रोनस स्पीड। तो जैसे ही हमने सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कराया, आपका क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा आपका कि उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक करंट फ्लो करेगा स्टेटर में, क्योंकि फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो ही गया। क्योंकि आपने डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रखा है, वो आपको फ्लक्स प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन चूंकि रोटर रोटेट हो रहा है तो अल्टरनेटिंग आपको बिहेवियर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि डीसी में हमेशा क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट होगा ही होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसकी वजह से एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू क्या होगी? P इंटू एन एस अपॉन 120 इज प्रोड्यूस्ड। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि रोटर मूव कर रहा है। क्लियर? तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, रोटेटिंग हो गया। आपको क्या मिल गया? एक आरएमएफ मिल गया। क्योंकि रोटर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एन करंट अब क्या होगा? एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में आपके ईएमएफ इंड्यूस हो गया ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। और जैसे ही ये लोड के साथ कनेक्ट होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, और करंट की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्लियर? ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहां पे हमने क्या देखा कि आपका जो अल्टरनेटर है वो सिंक्रोनाइज हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर का होता है वो बेसिकली केवल और केवल जनरेशन पॉइंट ऑफ के लिए यूज होता है। क्लियर? और ये कन्वेंशनली यूज होता है। आपको इंडक्शन जनरेटर उतना फ्रिक्वेंट यूज में नहीं मिलेगा, न डीसी जनरेटर मिलेगा। लेकिन जो हमारे पास कन्वेंशनल पावर प्लांट है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, चाहे वो कोई भी पावर प्लांट हो, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, गैस पावर प्लांट हो, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए हम एक कन्वेंशनल यानी सिंक्रोनस अल्टरनेटर ही यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिंक्रोनस मोटर पे। क्लियर? ठीक है, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस।
देखते हैं थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में होता क्या है। क्लियर, फिर से वही चीजें हैं यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे वाइंडिंग दिखा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, क्लियर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सप्लाई दी, मैंने थ्री फेज एसी सप्लाई यहाँ पे दिया। क्लियर, ठीक है। इस थ्री फेज एसी सप्लाई की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना, और इसकी वजह से मैंने ये एज्यूम किया कि ये मेरा नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है स्टेटर का, और ये मेरा साउथ पोल स्टेटर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे NS और SS रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेटर साइड को, और ये मैंने एज्यूम किया कि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है NS स्पीड से, यानी सिंक्रोनस स्पीड से। क्लियर, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है आपका। ठीक है, क्लियर। तो होता क्या है कि अभी हम देखेंगे कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। क्लियर, तो इसको हमें किसी ऑक्सिलरी मीन के द्वारा स्टार्ट भी कराना पड़ता है। ये क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसी को हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है कि आपने रोटर वाइंडिंग को क्या कर दिया, फील्ड एक्साइटेड कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटर के पोल भी क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे आपके रोटर के पोल क्रिएट हो गए। मान लीजिए ये NR है, रोटर साइड का पोल नॉर्थ पोल, और ये आपका SR है साउथ पोल। क्लियर, मैंने बताया कि थ्री फेज एसी सप्लाई दिया तो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो चुका है स्टेटर साइड। तो मूवमेंट कैसे होगा, रोटर आखिर में मूव कैसे करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो NS, ये आपका NS है, क्लियर, और ये आपका NR, ठीक है। दोनों क्या है, सेम पोल है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करने का मतलब क्या हो गया कि जो रोटर का मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि नॉर्थ आपका स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर का नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली जो आपका स्टेटर का साउथ पोल है और जो रोटर का साउथ पोल है वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी रोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या मिल जाएगा आपको, रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्लियर, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रोटर का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। डायग्राम 1 में अगर मान लो मैं इसको A मानता हूं और ये हमारा B है, तो डायग्राम B में आप क्या देख, डायग्राम A में क्या देख रहे हैं, इन पिक्चर A, ठीक है। स्टेटर साइड पोल इज क्रिएटेड, ऑलरेडी हमने देखा, ड्यू टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, स्टेटर साइड आपके पोल्स आपको दिख रहे हैं, NS एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ। क्लियर, ऑब्वियस ही बात है कि ये स्टेटर साइड पोल कैसे क्रिएट हो रहा है, बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वजह से अब ये क्या कर रहा है, ये रोटर साइड के पोल को, जो कि ऑलरेडी DC एक्साइटेड है, क्योंकि रोटर साइड का पोल तो फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये अभी स्टेशनरी कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं। तो रोटर साइड पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, आर रिपेल्ड बाय स्टेटर पोल। क्लियर, जब ये स्टेटर पोल से रिपेल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज रोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चाहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं घूम जाऊं। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपको पता है कि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रन कर रहा है। तो अगर मैं ये बात करूं, ये जैसे अगर मैं AC सप्लाई की बात कर रहा हूं, AC सप्लाई में क्या होता है, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव, सेकेंड हाफ साइकिल निगेटिव होता है। क्लियर, तो पहले फर्स्ट हाफ पीरियड में आपका बिहेवियर ये होगा क्योंकि आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। लेकिन जैसे ही पहला हाफ कंप्लीट होगा, यानी सेकेंड हाफ पीरियड में, यानी
अगर मैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लूँ तो आफ्टर 10 मिली सेकेंड, क्लियर, क्योंकि 20 मिली सेकेंड का एक फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो 20 मिली सेकेंड का एक कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। तो सेकेंड हाफ पीरियड में आप क्या देखेंगे कि जो स्टेटर के पोल पोजीशन है वो ठीक अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। अगर मैं रोटर की बात करूं तो रोटर में चूंकि डीसी एक्साइटेशन है, पोल पोजीशन वही का वही रहे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो रोटर का नॉर्थ पोल है और स्टेटर का जो साउथ पोल है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली जो रोटर का साउथ पोल है और जो स्टेटर का नॉर्थ पोल है, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको इमेज से भी पता चल रहा होगा। तो आपका रोटर अब क्या चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना, क्लियर। यानी पहले हाफ पीरियड में आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन है, सेकेंड हाफ पीरियड में जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो ड्यू टू द हाई इनर्सिया, चूंकि मोटर बहुत हैवी साइज के होते हैं सिंक्रोनस मोटर, तो हाई इनर्सिया की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि आपको नेट टॉर्क मिल पाए। तो इसी वजह से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि एक का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दूसरे के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ठीक अपोजिट है, क्लियर। इसी वजह से आपका सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, क्योंकि नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में 0 आ जाएगी, क्लियर। क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है तो दूसरा सेकेंड हाफ पीरियड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर। तो अगर मुझे इसे क्रमबद्ध करना है, मतलब आपको जो कॉन्सेप्चुअल व्यू पॉइंट लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, थ्री फेज वर्किंग प्रिंसिपल लिखने जा रहे हैं हम लोग। थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर साइड। आपने स्टेटर साइड थ्री फेज एसी सप्लाई दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इन फर्स्ट हाफ साइकिल रोटर rotates in anti-clockwise direction, but in second half cycle it rotates in clockwise direction due to the force of repulsion and force of attraction. ये किसकी वजह से, ड्यू टू द force of repulsion and force of attraction in between stator and rotor poles. क्लियर, ठीक है। तो स्टेटर रोटर पोल पे के बीच में इन फोर्सेस की वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नेट टॉर्क डेवलप्ड इन रोटर इक्वल टू 0। कोई स्टार्टिंग टॉर्क आपको नहीं मिलेगी, नो स्टार्टिंग टॉर्क।
दैट्स मीन रोटर कैन नॉट रोटेट। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? आपने की पॉइंट क्या नोट किया कि सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो इससे रिलेटेड 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा सकता है। 10 मार्क्स में अगर पूछेगा तो दोनों के बारे में ही पूछेगा। क्लियर? तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है एक सिंक्रोनस मोटर का। अब हम बात करेंगे कि आखिर में तब सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो बस बेसिक आइडिया देते हैं, मेथड्स टू स्टार्ट, इंट्रोडक्शन, केवल किस किस मेथड से स्टार्ट किया था और इसके लिए क्या होता है कि आप सिंक्रोनस मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, ये चीज हमने देख लिया। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें किस मीन का सहारा लेना होता है और स्टार्ट करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं कि जब तक मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग नहीं होगी किसके किसके बीच में, स्टेटर पोल्स एंड रोटर पोल्स के बीच में, तब तक आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड के साथ रन नहीं कर सकता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाती है तो आसानी से आपका जो स्टेटर है, रोटर है, वो रोटेट कर जाएगा सिंक्रोनस स्पीड के साथ। यानी हमें कुल मिला के क्या करना है कि हमें रोटर का मूवमेंट ऐसे कराना है कि स्टेटर और रोटर पोल के बीच में मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाए। यानी यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी मीन्स की जरूरत पड़ेगी टू रन द रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। क्लियर? फिर से वही बेसिक चीजें हैं, बस ये थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना के मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए स्टेटर साइड हो गया, क्लियर? ये आपका स्टेटर हो गया। स्टेटर पे जो पोल क्रिएट हुआ पड़ा है, ये मान लीजिए मैंने 3 फेज ऐसी सप्लाई दे दी। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका पोल क्रिएट हुआ पड़ा है। अब हमें करना क्या है कि जो आपका रोटर है उसमें हमें एक एक्सटर्नल मीन के द्वारा आपको उसे थोड़ा सा इनपुट, मैकेनिकल इनपुट मान लीजिए, प्रोवाइड कर देना है ताकि वो एक पुल इन टॉर्क डेवलप कर पाए और आपका मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाए इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर पोल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये हमने एक्साइटेशन प्रोवाइड किया, ये आपका एनआर और ये आपका एसआर। क्लियर? ठीक है, आप अपोजिट भी समझ सकते हैं, बस ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाए, ये समझने के लिए हमने इसको प्रोवाइड किया है। यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन मान लीजिए मैंने अपोजिट कर दी तो एनआर हो जाएगा, एएसआर हो जाएगा। प्रीवियस के रिस्पेक्ट में आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गई, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो गई इन दोनों पोल पेयर के बीच में। क्लियर? मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग। और जैसे ही मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो जिस स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से आपका रोटर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो हमें करना क्या होता है कि हमें बाय एनी ऑक्सिलरी मीन we provide rotor a mechanical input to synchronize with stator। क्लियर? ठीक है,
या आप ये भी कह सकते हैं और अ मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग in between stator and rotor poles. So that rotor start rotating with synchronous speed. क्लियर? अभी आप ये मीन्स क्या क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, बस नाम ही जान लीजिए, वही काफी आपके लिए। एक आपका डैम्पर वाइंडिंग और दूसरा होता है आपका किसी भी ऑक्सी मीन्स के थ्रू। क्लियर? ठीक है, यानी प्राइम मूवर को हम किसी दूसरे मोटर के साथ फेच करते तो भी हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा with the help of damper winding and with the help of auxiliary motor. With the help of damper winding and with the help of an auxiliary motor. ठीक है, ये दो तरीके हैं। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो आपका सिंक्रोनस मोटर है बेसिकली ये पावर फैक्टर करेक्शन, अगर हम पावर सिस्टम में बात करें तो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरा पावर सिस्टम में ही बात करें तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसके इम्प्रूवमेंट में भी ये यूज होता है। क्लियर? और अगर एज अ मोटर की बात करें तो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव या कांस्टेंट लोड ड्राइव के लिए यूज होता है। कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट लोड। अब ये ड्राइव इंडस्ट्री पर्पज वगैरह में क्या होते हैं ये देख लीजिए। ये जैसे आपका रबर मिल हो गया, पेपर मिल हो गया, रबर मिल्स, पेपर मिल्स, पाइप मिल्स। रबर मिल्स और पेपर मिल्स तो हाई स्पीड पे हो जाते हैं, लेकिन जो पाइप मिल, बॉल मिल्स, यहाँ पे जो मोटर यूज होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड वाले यानी सिंक्रोनस मोटर ही यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा आपके जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं उसमें भी यूज होता है ये पंप्स। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस में जो आपका मोटर यूज होता है उसमें भी यूज होता है वेल्डिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंक्रोनस अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर क्या है और कैसे हमें इसे यूज करना होता है और कैसे हमें एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।